Hello everyone, here we are going to solve a question from Magnetic Effects of Current from the book Pathfinder. So you should pause the video over here and try this question on your own. That is the only way you will learn from the problem the best. And if you're not able to solve it, then you should move on to the solution. So let us see कि question को कैसे करेंगे. So we are given that in a region of space, a uniform static magnetic field of induction B1 is established above the xz plane, and another uniform static magnetic field of induction B2 is established below the xz plane. तो ये xz plane क्या है? So x और y axis तो हमें given है, और by the right hand rule z axis will be pointing out of the plane, right? तो मैग्नेटिक फील्ड इसी z डायरेक्शन में है, राइट? और अबव द xz प्लेन, तो xz प्लेन का मतलब है बेसिकली इस डायग्राम में x एक्सिस सोच सकते हो कि x एक्सिस के ऊपर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज B1 और नीचे वाले रीजन में इज B2, और नीचे वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर. अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is projected from the origin with velocity v making an angle theta with the x axis as shown in the figure. फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ लार्ज टाइम इंटरवल. तो ओरिजिन से हमने प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा. तो बेसिकली हमें पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी के बारे में सोचना है कि पार्टिकल क्या करेगा, किधर जाएगा, व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, राइट? सो वी हैव टू फाइंड वेयर द पार्टिकल गोज एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स. इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें सोचना है. सो ऑफकोर्स ये हमें पता होना चाहिए. बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी से पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो एक्स वाई प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के पैरेलल है, जेड डायरेक्शन में है, राइट? तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो अगर ऐसा होता है कि हमने वेलोसिटी ही पार्टिकल को ऐसी दी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में पार्टिकल कभी भी कोई वेलोसिटी गेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी. लाइक फोर्स जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है, और अगर वेलोसिटी और क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है फोर्स, देन दैट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड. और अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है पार्टिकल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी वो कभी गेन कर ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लग रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई इनिशियली वेलोसिटी भी नहीं थी, राइट? सो इट विल मूव इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट? इन अ सर्कुलर पाथ. अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, राइट? तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करने पे, ओरिजिन से स्टार्ट करने पे पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ. अब ये सर्कुलर पाथ लेफ्ट वर्ड्स भी हो सकता है कि वेलोसिटी तुमने इस डायरेक्शन में दी है, तो पार्टिकल माइट गो इन दिस डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, और इट माइट कर्ल इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इनिशियली फोर्स किधर लग रही है पार्टिकल पे? इनिशियली फोर्स इधर लग रही है, राइट? तो v क्रॉस b अगर सोचेंगे तो वी विल फाइंड दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड इन दिस डायरेक्शन. So in this direction, this is the initial direction of the force. The particle curls rightward, right? और circular path follow करते करते वो x axis को cross कर जाएगा, right? तो basically मैं आगे का भी सोच लेता हूँ पहले कि आगे क्या होगा, just so that you are more comfortable with what is going on. कि basically circular path follow किया and it crosses again, it touches the x axis at point A. फिर इट विल पास इन टू द लोअर रीजन. तो लोअर रीजन में पास करने के बाद क्या होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम में कि इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नाउ इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, राइट? नाउ इट विल अगेन फॉलो अ सर्कुलर पाथ, बट द रेडियस विल बी डिफरेंट, राइट? क्योंकि जो रेडियस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है. वो mv/qb होता है. जो रेडियस है पाथ का वो mv/qb होता है. So the radius will be different, and but in which direction will it curl? तो velocity इस डायरेक्शन में, तो v क्रॉस b अगर इस बार निकालेंगे तो वो इधर आएगा.
right? So it will curl in this direction, right? It will curl in this direction, and because it curls in this direction, तो ये circular path follow करते करते it will cross again the x-axis at point B, and point B से again फिर it will follow a similar path that it followed in the first part from O to A, and again after crossing the x-axis again it will follow a circle similar to this circle from A to B. तो ये बार बार एक बार ऊपर एक सर्कुलर पाथ बनेगा और बाद में नीचे एक सर्कुलर पाथ बनेगा. कंप्लीट सर्कल नहीं बन रहा है, बट ऊपर एक छोटा पार्ट बन रहा है ऐसा सर्कल का, और नीचे एक ऐसा बड़ा वाला पार्ट बन रहा है सर्कल का, राइट. सो दिस प्रोसेस विल कीप रिपीटिंग ऑल्टरनेटली, कि ऊपर में एक सर्कल बनेगा फिर नीचे में एक सर्कल बनेगा एंड सो ऑन. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल पार्टिकल बेसिकली तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो वो बहुत आगे जा चुका होगा, राइट. तो अगर हम बहुत लंबे समय के बाद देखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वो वाई डायरेक्शन में कुछ होगा. मतलब किसी रैंडम इंस्टेंट पे तुमने पार्टिकल को देखा एक लार्ज टाइम इंटरवल के बाद, कि तुमने पार्टिकल को छोड़ने के लेट से 1 आवर बाद देखा, तो एक रैंडम लोकेशन पे होगा, बट उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो बस छोटा सा ही होगा, मतलब राइट, क्योंकि वो तो इट्स नॉट ट्रैवलिंग मच इन द वाई डायरेक्शन, राइट. बट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा. तो वो टोटल डिस्टेंस अगर हम निकाल लें एक्स एक्सिस वाला और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दे, तो वी विल गेट द एवरेज वेलोसिटी. कि वाई वाला हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज द एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैज बिकम सो लार्ज दैट कंपेयर टू दैट द वाई कंपोनेंट इज नेग्लिजिबल. तो इट विल बिकम मोर क्लियर एज आई गो ऑन इन द प्रॉब्लम. तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं पहले, और ये डिस्प्ले बेसिकली हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि अब हम एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन? ओ ए. इस वाले पार्ट में ओ ए है, तो ओ ए की लेंथ कैसे निकालेंगे? यहाँ से 2 रेडियस बनाएंगे. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो हमने दोनों से रेडियस बनाया दोनों पॉइंट से, एंड रेडियस मीट एट द 2 रेडियाई विल मीट एट द सेंटर. दिस एंगल इज अ राइट एंगल, दिस एंगल इज ऑल्सो अ राइट एंगल. तो फिर ये वाले 2 एंगल्स निकाल के और इस ट्राइंगल में 180 डिग्रीज का सम वाला रूल यूज़ करके वी कैन फाइंड दैट दिस एंगल इज़ 2 थीटा. दैट्स इजी, दैट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. ये एंगल 2 थीटा है, मतलब पार्टिकल मूव्ड इन एन आर्क लेंथ ऑफ 2 थीटा. तो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम जो होता है वो पहले देख लेते हैं. टोटल टाइम इन अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज 2πm/qb1. सो दिस रिजल्ट यू शुड ऑलवेज मेमोराइज. You should completely be comfortable with this result, कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड ये होता है 2πm/qb1 qb. हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज b1. और उसमें से हम पूरा सर्कल नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 थीटा आर्क लेंथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको 2 θ/2π से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड. सो वी गेट दिस टाइम. तो टाइम तो आ गया ओ से ए तक का. डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस इज जस्ट द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड. तो अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सो दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, एंड दिस लेंथ विल बी आर साइन थीटा. सो द टोटल डिस्टेंस ओ ए विल बी 2r साइन थीटा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द पाथ, एंड रेडियस ऑफ द पाथ का भी रिजल्ट हमने याद किया हुआ है mv/qb. So we have found the distance OA, we have found the time from O to A. Similarly for A to B, कि A से B में अब अगेन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. दिस इज अ राइट एंगल, सो दिस एंगल इज π/2 minus theta, this angle is π/2 minus theta, so this becomes 2 theta. So this calculation I think you can all do. So again the arc length, the angle subtended by the arc at the center is 2 theta, but now it's the major arc. तो इसमें टाइम निकालने के लिए अब हम टोटल टाइम पीरियड को 2π - 2 θ/2π से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब पार्टिकल ने इतना आर्क लेंथ ट्रैवल किया, इतना एंगल सबटेंड किया उस आर्क ने, 2π - 2 θ डिवाइड बाई 2π. तो यूनिटरी मेथड अगेन वी गेट दिस टाइम. डिस्टेंस ए बी अगेन कॉर्ड है, कॉर्ड लेंथ है, तो वो लाइक बिफोर 2r साइन थीटा होगा, very similar to how it was in the first part. So we can find that. We know the radius is बार b2 के टर्म्स में आएगा. तो अब ये सोचना है कि एक सर्कुलर पाथ ऊपर हो गया और एक सर्कुलर पाथ नीचे हो गया, तो पार्टिकल ये किसी b पॉइंट पे है, बिकॉज डिस्टेंस ए बी इज एक्चुअली स्मॉलर देन डिस्टेंस ओ ए. और ये कैसे पता है कि डिस्टेंस ओ ए जो है वो
R1 के टर्म्स में, और R1 में डिनोमिनेटर में B1 आ रहा है और AB में डिनोमिनेटर में B2 आ रहा है, इसीलिए ये हमें गिवन था कि B2 इज़ ग्रेटर देन B1, सो B2 इज़ ग्रेटर देन B1, ये हमें गिवन था। तो इसका मतलब जो रेडियस, जो डिस्टेंस AB है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू डिस्टेंस OA। सो पार्टिकल लैंड्स अप समवेयर हियर। तो जब भी ऐसे दो साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब एक अपर वाला और एक नीचे वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो जाएगा, बिकॉज द सम ऑफ द टू इज़ पॉजिटिव, कि थोड़ा आगे गया और O से A गया, फिर A से B थोड़ा वापस आ गया। आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ आइटरेशंस, लेट द नंबर ऑफ आइटरेशंस बी n, की मतलब ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाले सर्कल n टाइम्स हो चुके हैं दोनों। एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि अभी ऐसे सोचो कि ऊपर वाली साइकिल और नीचे वाली साइकिल के एग्जैक्टली n टाइम्स कंप्लीट हो चुका है, कि अपर सर्कल और लोअर सर्कल के दोनों के n आइटरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस इंस्टेंट तक मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, उस इंस्टेंट तक मैं टोटल टाइम निकालूंगा और डिवाइड कर दूंगा। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि अगर हम किसी लास्ट टाइम इंटरवल के बाद पूछ रहे हैं तो किसी रैंडम इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी ये थोड़ी होगी कि एवरेज रैंडम इंस्टेंट पे अगर पार्टिकल को देखेंगे तो इट विल बी समवेयर इन बिटवीन, इन द मिडल ऑफ अ साइकिल, समवेयर इन द मिडल ऑफ द सर्कुलर पाथ। बट द डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉज्ड बाय एनी वन ऑफ दोज साइकिल्स, कि एक बार में जो ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो बहुत छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द डिस्प्लेसमेंट दैट हैज़ हैपेंड इन n साइकिल्स, कि n आइटरेशंस हो चुके हैं, तो उसमें n+1 भी कर दोगे तो इट विल नॉट मेक अ मच ऑफ अ डिफरेंस। सो जो न्यूमरेटर में हमने डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x लिखा है वो n साइकिल्स के कंप्लीट होने तक ही हम लिख लेते हैं, एंड दैट विल give us the right answer because n is now very large, right? वो छोटा सा जो पार्ट है जो एक्स्ट्रा होगा that will be negligible in terms of this n cycles का जो डिस्प्लेसमेंट है, divided by total time। so total time में again n आइट्रेशंस का टाइम, तो हमने एक आइट्रेशन का डिस्प्लेसमेंट निकाला है, OA माइनस AB हो जाएगा कि AB में वो पार्टिकल वॉज रिटर्निंग बैक, टोटल टाइम के लिए T1 + T2 कर देंगे। सो दिस इज द कैलकुलेशन एंड वी गेट द एवरेज वेलोसिटी। सो पार्टिकल जस्ट कंटिन्यूज ऑन लाइक दिस, कि पार्टिकल जस्ट, तो ये एक सर्कुलर पाथ यहाँ हुआ, फिर इस तरह का सर्कुलर पाथ यहाँ हुआ, फिर right? So particle just continues on like this, and after a large number of iterations, suppose it has completed the nth iteration over here, this is the place that it has covered the nth iteration, इस instant तक average velocity निकाल लो, and that will be sufficient because n is now very large, n is very large। तो अगर ये इस साइकिल के मिडल में है, यहाँ पे है, then this extra portion does not matter, this extra portion hardly matters, does not matter। उसका कंट्रीब्यूशन टाइम में भी नेग्लिजिबल होगा, उसका कंट्रीब्यूशन डिस्प्लेसमेंट में भी नेग्लिजिबल होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें एक ये फाइनर पॉइंट है थोड़ा, कि एवरेज वेलोसिटी निकालते समय हम n साइकिल्स तक निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, एंड वी विल नेग्लेक्ट द पोर्शन कंट्रीब्यूटेड बाय द नेक्स्ट साइकिल, लाइक सम पार्ट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल वाला जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग एंड सटल पॉइंट in this question. So I hope you liked the solution and I hope you will practice this question again, and thanks for watching.